आज हम समझेंगे 10वीं की बायोलॉजी जनन। जब कोई जीव अपनी जैसी संतान का जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जब कोई जीव अपने जैसे संतान का जन्म देता है, या फिर वो मनुष्य हो, जानवर हो, या फिर पक्षी हो, वह जनन कहलाता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपनी जैसी संतान की जन्म देता है उसे जनन कहते हैं। तो ऐसा प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसी संतान का जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य, पक्षी का बच्चा पक्षी, जानवर का बच्चा जानवर। जनन के लक्षण, जनन के निम्न लक्षण होते हैं। जैसे नए जीव का निर्माण करना, नए कोशिका का निर्माण करना। पहले कोशिका बनता है, कोशिकांग, तब अंग, तक फिर शरीर का निर्माण होता है। डीएनए की गुण, उसके बाद होता है कोई भी जीव जनन इसलिए करता है ताकि उसका अस्तित्व बचा रहे। जनन क्यों करना जरूरी? जनन जरूरी क्या हो? जनन इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त न हो, उसका अस्तित्व बचा रहे। कोई भी जीव जनन इसलिए करता है ताकि उसका अस्तित्व बचा रहे। डीएनए, डीएनए क्या है अब समझेंगे हम। डीएनए क्या है? यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो गुणसूत्र क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है तथा यह एक अनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन करता है। डीएनए यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो गुणसूत्र क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है तथा यह एक अनुवांशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि होता है ना क्रोमोसोम की किसी को कोई बीमारी होता है तो उसको बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाता है, वो डीएनए के माध्यम से ही होता है। अब आइए समझेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? यह कोशिका का केंद्रक में पाया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए एवं प्रोटीन के मिलने से बनता है, इसीलिए इसे अनुवांशिक लक्षण का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए एवं प्रोटीन के मिलने से बनता है, इसीलिए इसे अनुवांशिक लक्षण का वाहक कहा जाता है। अनुवांशिक लक्षण का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्र एवं डीएनए के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे अनुवांशिक लक्षण का वाहक कहा जाता है। अगला है मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें नर में XY एवं मादा में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। नर में क्या? नर में XY पुरुष बॉयज, उसमें XY, और मादा गर्ल्स उसमें XX क्रोमोसोम पाया जाता है। बंदर में क्रोमोसोम की संख्या 44 अर्थात 22 जोड़ा होता है। नर एवं मादा में गुणसूत्र को मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। गुणसूत्र के मिलने से किसका उत्पत्ति होती है? संतान का। जब X और X मिलेगा तो लड़की का उत्पत्ति, और जब XY मिलेगी तो लड़का। जब XY क्रोमोसोम मिलेगा तो लड़की बनेगी, और जब XX मिलेगा तो लड़की बनेगी, और XY मिलेगा तो लड़का बनेगा। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। मनुष्य, जैसे कि मनुष्य, जानवर, पक्षी, इस सब में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन की विशेषता, लैंगिक जनन के निम्न विशेषता होती है। लैंगिक जनन की निम्न विशेषता होती है। पहला, इनमें 2 जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। इनमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। इनमें कौन? नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। इनमें अधिक समय में कम संतान की उत्पत्ति होती है। इनमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। इनमें जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट शिशु, छोटा शिशु का निर्माण होता है। इसमें नर में शुक्राणु एवं मादा में अंडाणु का निर्माण होता है।
इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक से भिन्न, यानी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई आदमी काला है तो उसका लड़का काला ही होगा। उसके माता पिता दोनों के गुण सूत्र पर डिपेंड करता है कि उसका बच्चा कैसा होगा, रंगीन ही में काला होगा या फिर गोरा होगा। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा एक साथ भाग नहीं लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, केचुआ, इस समय अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन की विशेषता निम्न होती है जो इस प्रकार है, आइए समझते हैं। इनमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है। इनमें नर एवं मादा दोनों एक साथ भाग नहीं लेते। इनमें नर एवं मादा दोनों एक साथ भाग नहीं लेते हैं। इनमें नर एवं मादा दोनों एक साथ भाग नहीं लेते हैं। इनमें अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है। इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होता है वो अपने जनक के समान होता है। इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, मतलब कि अलैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। इनमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है। अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब जानेंगे अवस्था। अवस्था, स्टेज। अवस्था किसे कहते हैं? वैसा समय जिसमें नर एवं मादा के शरीर में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अवस्था। वैसा समय जिसमें नर एवं मादा के शरीर में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है उसे हम अवस्था कहते हैं। अवस्था के प्रकार। अवस्था मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आइए अब समझेंगे हम किशोरावस्था किसे कहते हैं। वैसा अवस्था जिनमें बालक एवं बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। वैसा अवस्था जिसमें बालक एवं बालिकाओं के शरीर में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 22 वर्ष की आयु में प्रारंभ होते हैं। किशोरावस्था 22 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। किशोरावस्था की कारण बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन निम्न है। किशोरावस्था के बाद बालक एवं बालिकाओं के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होती है? पहला, त्वचा का तैलीय होना। त्वचा का तैलीय होना, जैसे कि त्वचा, जैसे फेस के त्वचा से तैलीय होना, जैसे कि चिकनापन, जैसे तेल के टाइप होता है ना, तेल के टाइप पे फेस पे आ जाती है। त्वचा का तैलीय होना। दाढ़ी एवं मूंछें आना। दाढ़ी एवं मूंछें आना। शुक्राणु का बनना। शुक्राणु का बनना। फिर है चौथा है जनन अंगों पर बाल आना। जनन अंगों पर बाल आना। फिर पांचवा है विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षण बढ़ना, जैसे कि लड़का लड़की के अट्रैक्शन मतलब कि किशोरावस्था के बाद आने लगती है कि चाह ज्यादा बढ़ने लगता है। एंड्रोजेन्स हार्मोन का बनना। एंड्रोजेन्स हार्मोन दोनों मतलब कि 12 वर्ष के बाद बनने लगते हैं। लिंग हार्मोन का स्राव होना। लिंग हार्मोन का स्राव होना। किशोरावस्था के बाद बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन निम्न होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? एक में त्वचा का तैलीय होना, ये दोनों में है। अंडाणु का बनना। पुरुष में मतलब कि किशोरावस्था में बालक के शरीर में शुक्राणु बनते हैं और बालिकाओं के शरीर में अंडाणु बनते हैं। लिंग हार्मोन का स्रावन होना। लिंग हार्मोन दोनों में होता है। लिंग हार्मोन का स्रावन होना। जनन अंगों पे बाल आना, इसमें ये कॉमन है। जनन अंगों पे बाल आना। शरीर के कोमल अंगों पे बाल आ जाना। विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों के प्रति आकर्षित, मतलब कि जो होता है ना कि जो पुरुष में विपरीत लिंग हो, जैसे कि लड़का से लड़की अट्रैक्शन होती है, उसी को कहते हैं। मासिक चक्र MC का प्रारंभ होना। मासिक चक्र हम आगे समझेंगे कि मासिक चक्र होता क्या है। स्तन में उभार आना। स्तन में उभार आने लगती है। मुकुलन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक के शरीर धरातल पे ही टूटने फूटने से जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसे मुकुलन विधि कहते हैं। जब कोई
जैसे ईस्ट होता है ना, जो उसका शरीर धरातल पर जमीन पे ही गिरने टूटने फूटने कटने से उसका पुनः निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलन। मुकुलन में जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है। एक होती है एक कोशिकीय मुकुलन, दूसरा होता है बहुकोशिकीय मुकुलन। पहला एक कोशिकीय मुकुलन, दूसरा बहुकोशिकीय मुकुलन। अपखंडन या पुनर्जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक के शरीर किसी कारणवश दो या दो से अधिक भागों में टूटने या खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को विकसित कर लेता है, तो उसे अपखंडन या पुनर्जनन विधि कहते हैं। बीजाणु जनन किसे कहते हैं? आइए हम समझेंगे बीजाणु जनन कहते किसको है। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन लैंगिक जनन की वह विधि जिसका जनन की क्रिया बीजाणु द्वारा होता है, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे आलू का कंद, राइजोपस, आलू का कंद, जो आलू में जो उसका वृद्धि विकास जिससे होता है ना, कि आलू मिट्टी में अंदर डाल देने के बाद उसका जो कंद बनने लगता है। अब अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के 4 प्रकार होते हैं। पहला विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या पुनर्जनन, बीजाणु जनन। विखंडन, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर के विखंडित करके जनन करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। अमीबा पैरामेसियम, इसमें आ जाएगा अमीबा पैरामेसियम। लैंगिक जनन की वह विधि, और लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर के विखंडित करने के पश्चात जनन करता है, उसे विखंडन विधि कहते हैं। इसमें आ जाएगा अमीबा पैरामेसियम। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए निम्न में से विखंडन विधि से जनन कौन करता है, तो अमीबा या फिर पैरामेसियम। अनुजात वंश, विखंडन विधि से उत्पन्न वंश को क्या कहते हैं? अनुजात वंश। अनुजात वंश किसे कहते हैं? विखंडन विधि से उत्पन्न वंश को अनुजात वंश कहते हैं। कायिक प्रबंधन, वैसी प्रक्रिया जिसमें पादप के शरीर जड़ तना पत्ती अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। उत्तक संवर्धन, जनन की वह विधि जिसमें 2 या 2 से अधिक एक जाति का पौधे को प्रसव कराने पर उन्नत किस्म के गुण वाले पौधे का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन। जैसे गुलदाउदी, शतावरी, कार्किड। अब आइए अगला है नर, मेल। नर किसे कहते हैं? जो शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे हम नर कहते हैं। जो शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे हम नर कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण विरिसन में होता है। प्रत्येक नर में एक जोड़ा विरिसन पाया जाता है। यानी कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह विरिसन में होता है। प्रत्येक नर में एक जोड़ा विरिसन पाया जाता है। शुक्राणु का जीवन काल 20 दिन का होता है। शुक्राणु का जीवन काल 20 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? शुक्राणु का जीवन काल 20 दिनों का होता है। मादा, जो अंडाणु उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? मादा, फीमेल कहते हैं। जो अंडाणु उत्पन्न करता है उसे हम फीमेल, मादा कहते हैं। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा क्या पाया जाता है? अंडाशय, जिसमें अंडाणु बनता है। अंडाणु किसमें बनता है? अंडाणु अंडाशय में बनता है। युग्मक, आइए समझते युग्मक कहते कैसे। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक। जब सेक्सुअल रिएक्शन के बाद जो अंडाणु और शुक्राणु मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। जाइगोट, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। निषेचन के बाद जो पदार्थ बनता है ना उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। सिंपल भाषा में निषेचन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं एवं मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। नर में शुक्राणु का निर्माण विरिसन एवं
डाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। नर में शुक्राणु का निर्माण विरीसन में होता है एवं और मादा में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। लिंग के आधार पर जीव के प्रकार। लिंग के आधार पर जीव के दो प्रकार होते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी वैसा जीव जिसमें नर एवं मादा दोनों अलग अलग पाया जाता है उसे हम एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें नर एवं मादा दोनों अलग अलग पाया जाता है उसे हम एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी वैसा जीव जिसमें नर एवं मादा दोनों एक साथ पाया जाता है उसे द्विलिंगी कहते हैं। अमीबा इत्यादि। इसमें क्या आएगा? द्विलिंगी में अमीबा आएगा, एक लिंगी में आएगा पुरुष मादा, इसमें मनुष्य जानवर। पक्षी किसमें आएगा? एक लिंगी में। और द्विलिंगी में आएगा अमीबा इत्यादि, पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव प्रायः द्विलिंगी जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव प्रायः द्विलिंगी जीव होते हैं। जैसे नर, अब आइए जानेंगे नर जनन अंग। नर जनन अंग में विरीसन, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, अधिविरीसन, मूत्रमार्ग, शीसन एवं कुछ सहायक ग्रंथि भी होते हैं। पहला है नर जनन में शुक्राशय, स्खलन नलिका, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिका, पीयूष, त्रिपीयूष, मूत्राशय, पुरस्थ ग्रंथि, विरीसन, शीसन, ये सभी नर जनन अंग के भाग है। अब आइए समझेंगे विरीसन किसे कहते हैं। विरीसन यह नर जनन अंग के महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिसमें शुक्राणु का निर्माण एवं हार्मोन की उत्पत्ति होती है। विरीसन किसे कहते हैं? यह नर जनन अंग के महत्वपूर्ण अंग होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण एवं हार्मोन की उत्पत्ति होती है। यह प्रत्येक नर में एक जोड़ा पाया जाता है। विरीसन प्रत्येक नर में एक जोड़ा पाया जाता है। विरीसन नर के शरीर में बाहर स्थित होता है। विरीसन नर के शरीर में कहाँ स्थित होता है? बाहर स्थित होता है, क्योंकि यह शुक्राणु के तापमान को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। विरीसन के कार्य क्या है? शुक्राणु का तापमान को नियंत्रित बनाए रखना। समझ गए? विरीसन के कार्य क्या है? शुक्राणु का तापमान को नियंत्रित बनाए रखना विरीसन के कार्य है। अगला स्टार, विरीसन में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है जो संभोग के समय उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। जैसे संभोग के समय उत्तेजना उत्पन्न करता है ना, ज्यादा अंदर से चाह होती है संभोग करने की, उसमें क्या होती है कि विरीसन में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है जो मतलब कि पुरुष के अंदर से उसको उत्तेजना उत्पन्न करता है, ज्यादा उसको प्रेशर दिलाता है। विरीसन कोष किसे कहते हैं? इसके अंदर विरीसन पाया जाता है जिसे हम विरीसन कोष कहते हैं। जिसके अंदर विरीसन पाया जाता है, जैसे कोष मतलब हो गया केस मतलब कि रख रखाव उसका सुरक्षित रखने वाला, विरीसन कोष। जिसके अंदर विरीसन पाया जाता है उसे विरीसन कोष कहते हैं। अगला है शुक्र जनन नलिका। प्रत्येक विरीसन के ऊपर एक तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण होता है जिसके अंदर कई सारे नलिकाएं पाई जाती है, उसे शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन नलिका किसे कहते हैं? प्रत्येक विरीसन के ऊपर एक तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण होता है जिसके अंदर कई सारे नलिकाएं पाए जाते हैं, उसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। एवं जिस कुंडलित नलिका में शुक्राणु का विकास होता है उसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। एक और इसका शॉर्ट परिभाषा हुआ, जिस कुंडलित नलिका में शुक्राणु का विकास होता है उसे हम शुक्र जनन नलिका कहते हैं। अगला है अधिविरीसन वाहिनी किसे कहते हैं? शुक्र जनन नलिका का आपस में जुड़कर एक लंबी नलिका का निर्माण करता है, उसे अधिविरीसन कहते हैं। अधिविरीसन वाहिनी से के सबसे लंबी नलिका अधिविरीसन कराते हैं। अब क्या है? अधिविरीसन का कार्य विरीसन को सुरक्षित रखना एवं शुक्राणु को संग्रह कर निषेचन योग्य बनाना। अधिविरीसन का कार्य क्या है? अधिविरीसन का कार्य है विरीसन को सुरक्षित रखना। अधिविरीसन का कार्य क्या है? विरीसन को सुरक्षित रखना तथा
शुक्राणु को संग्रह कर निषेचन योग्य बनाना। शुक्राणु को ना संग्रह मतलब एकत्रित कर उसको निषेचन योग्य तैयार करना। शुक्राशय, इनमें शुक्राणु निषेचित रहता है, उसे शुक्राशय कहते हैं। जिसमें शुक्राणु निषेचित रहता है, शुक्राणु जो होता है स्पर्म जिसमें निषेचित रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। शुक्रवाहिका, जिससे होकर शुक्राणु का परिवहन होता है उसे शुक्रवाहिका कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। शुक्रवाहिका की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होते हैं। मूत्राशय, इसमें मूत्र संचित रहता है जिसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्र संचित रहता है जिसमें मूत्राशय कहते हैं। मूत्र संचित रहने वाला एक थैली नुमा आकार का जो ऊपर भाग देखे होंगे नर जननांग में, ऊपर ऐसे आकार का होता है उसे मूत्राशय कहते हैं। जिसमें मूत्र संचित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। मूत्र नली किसे कहते हैं? अगला स्टार है मूत्र नली किसे कहते हैं? जिस नली से होकर मूत्र का प्रवाह होता है, जिस नली से होकर मूत्र आती है उससे हम क्या कहते हैं, मूत्र नली कहते हैं। मूत्र मार्ग, जिस मार्ग से होकर मूत्र का प्रवाह होता है, मतलब जिस मार्ग से होकर मूत्र जाता है उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। स्खलन नली, शुक्राशय एवं शुक्रवाहिका के मिलने से जिस नली का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्खलन नली। शुक्राशय एवं शुक्रवाहिका के मिलने से जिस नली का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्खलन नली कहते हैं। पूरा अस्त ग्रंथि, पूरा अस्त ग्रंथि किसे कहते हैं? यह ग्रंथि मूत्राशय के आधार पर स्थित होता है तथा इस ग्रंथि के बीचों बीच मूत्र मार्ग निकलता है, उसे क्या कहते हैं, पूरा अस्त ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि के स्राव होने से पूरा अस्त द्रव स्रावन होता है। शुक्राणु द्रव, शुक्राणु द्रव, शुक्राणु से जो द्रव का स्रावन होता है, शुक्राणु से जो द्रव का स्रावन होता है उसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु द्रव कहते हैं, उसे शुक्राणु द्रव कहते हैं। वीर्य, स्पर्म क्या होता है, वीर्य। शुक्राणु, वीर्य क्या होता है, पूरा अस्त द्रव शुक्राणु एवं शुक्राशय द्रव के मिलने से जिस द्रव का निर्माण होता है उसे हम वीर्य कहते हैं। वीर्य को मिलने से, स्पर्म को मिलने से ही जाइगोट बच्चे का निर्माण होता है। जब सेक्सुअल स्पर्म, जैसे कि जब मादा के स्पर्म अंडाणु एवं शुक्राणु दोनों निषेचन करते हैं, स्पर्म योनि के अंदर जाती है, पुनः वो दोनों निषेचन करते हैं तो ही बच्चा का निर्माण होता है। वीर्य में एक विशेष प्रकार का गंध होता है। वीर्य में एक विशेष प्रकार का गंध होता है जो पूरा अस्त द्रव के कारण होता है। जो किसके कारण होता है, पूरा अस्त द्रव के कारण होता है तथा यह द्रव शुक्राणु को उत्तेजित करता है। वीर्य में जो एक अलग प्रकार की गंध होती है वह किसके कारण होता है, पूरा अस्त द्रव के कारण होता है। और ये जो वीर्य होता है ना, जो निषेचन के लिए उत्तेजना उत्पन्न करती है, शुक्राणु को उत्तेजना उत्पन्न करती है वीर्य। अब क्या है, काउपर, काउपर इस ग्रंथि से क्षारीय द्रव का स्रावन होता है जो निषेचन के समय मादा के योनि में अम्लीयता को नष्ट करता है एवं जो खुजलाहट एवं जलन से बचाता है। काउपर, काउपर इस ग्रंथि से क्षारीय द्रव का स्रावन होता है। क्षारीय द्रव का स्रावन होता है जो निषेचन के समय मादा के योनि में अम्लीयता को वो नष्ट करता है। अम्लीयता को नष्ट होने के बाद जो खुजलापन होता है ना, योनि जो खुजलापन होता है वो उसे खत्म कर देता है। शीशन, शीशन किसे कहते हैं, यह एक बेलनाकार मांसल संरचना होता है। शीशन एक बेलनाकार मांसल संरचना होता है जिसके द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जिसके द्वारा क्या होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। शीशन के द्वारा ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ग्लांस, ग्लांस किसे कहते हैं, निषेचन के ऊपर एक ढीली त्वचा का आवरण होता है उसे हम ग्लांस कहते हैं। निषेचन के ऊपर एक ढीली त्वचा का आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लांस। शीशन के शीर्ष पर एक गोलाकार संरचना होता है उसे हम ग्लांस कहते हैं। प्रीप्यूस, ग्लांस के ऊपर
त्वचा का एक ढीला आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीप्यूस। अगला टॉपिक है मेरा मादा जनन अंग। अब समझेंगे हम मादा जनन अंग किसे कहते हैं। मादा जनन अंग में अंडाशय, अंडाणु, गर्भाशय, फलोपन नालिका, योनि एवं वल्वा पाए जाते हैं। इसमें देखिए वाहिनिकाएं, शीर्ष, हाइमेन, योनि, गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन नालिका, ये सब मतलब कि मादा जनन अंग का महत्वपूर्ण भाग है, अंग है। इसे हम इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या? ओवरी। आइए हम समझेंगे अंडाशय किसे कहते हैं। जिससे अंडाणु का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। जिससे अंडाणु का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है और यह एक मादा के प्रमुख जनन अंग होता है। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है और यह मादा के प्रमुख जनन अंग होते हैं। अंडाशय के ऊपर एक आवरण होता है जो संयोजी ऊतक का बना होता है। अंडाशय के ऊपर एक आवरण होता है जो संयोजी ऊतक का बना होता है। अंडाशय का कार्य क्या है? अंडाणु का निर्माण करना, हार्मोन का उत्पत्ति करना। फलोपियन नालिका जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, फलोपियन नालिका कहते हैं। जिसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है उसे हम फलोपियन नालिका कहते हैं। यह गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। फलोपियन नालिका गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और यह उदर गुहा के पीछे फैली होती है। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, फलोपियन नालिका में ही होता है। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जब जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, वो फलोपियन नालिका में ही होता है। अंडाणु परिपक्व होने के बाद अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक फलोपियन नालिका द्वारा ही जाता है। गर्भाशय जिसमें भ्रूण के विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। अगला है गर्भाशय उदर गुहा के नीचे मूत्राशय एवं मलाशय के बीच स्थित होता है। गर्भाशय कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा के नीचे मूत्राशय एवं मलाशय के बीच स्थित होता है गर्भाशय। गर्भाशय के 3 परत होते हैं। गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होता है और भ्रूण के विकास के 8वें महीने में गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। भ्रूण के विकास के 8वें महीने, कितने महीने? भ्रूण के विकास के 8वें महीने में गर्भाशय की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना हो जाती है? 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। शिशु के सभी अंगों का विकास एवं पोषक तत्व का उत्पत्ति गर्भाशय में होता है। शिशु का सभी अंगों का विकास एवं पोषक तत्वों का उत्पत्ति कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ग्रीवा किसे कहते हैं? गर्भाशय के नीचे वाले भाग को हम ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा नीचे की ओर योनि में खुलता है। ग्रीवा कहाँ खुलता है? नीचे की ओर योनि में ग्रीवा खुलता है। योनि किसे कहते हैं? वेजाइना, योनि। यह एक तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। यह एक तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है जो फैलने योग्य होता है। योनि की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से होकर बाहर आते हैं तथा मासिक चक्र का स्रावन इसी रास्ते से होता है। योनि एक तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है जो फैलने योग्य होता है। योनि की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर आते हैं तथा मासिक चक्र एमसी का जो स्रावन होता है वो इसी रास्ते से होता है। किससे? योनि से। योनि संभोग के समय पेनिस में वीर्य ग्रहण कर ग्रीवा तक पहुंचाने का काम करता है। योनि संभोग के समय पेनिस में वीर्य का ग्रहण करता है तथा ग्रीवा तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? योनि।
वल्वा, योनि बाहर की ओर छिद्र की ओर खुलती है, योनि वल्वा, योनि बाहर की ओर छिद्र की ओर खुलती है, उसे हम वल्वा कहते हैं। हाइमेन, हाइमेन किसे कहते हैं? गर्भाशय एवं योनि के बीच में एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। हाइमेन झिल्ली पहली बार संभोग करने या किसी कारणवश चोट लगने से टूट जाती है, जिसका निर्माण दोबारा नहीं होता, जिसे हम कहते हैं ना सील, सील होता है। इसको आम बोलचाल के भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं सील। हाइमेन उसी को हम कहते हैं हाइमेन। हाइमेन झिल्ली पहली बार संभोग करने या किसी कारणवश चोट लगने से टूट जाती है, जिसका निर्माण दोबारा नहीं होता, उसे हाइमेन कहते हैं। जब पहली बार संभोग होती है तो पहला होता है क्या, ब्लड आती है। वही जो ब्लड होता है ना, रक्त, वही जो हाइमेन टूटती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सील, जो हाइमेन टूटती है जिसके कारण ब्लड आती है। निषेचन, नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु का संयोजन निषेचन कहलाता है। जब दोनों का मिलाव होता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक को, तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। संभोग के समय जब नर का वीर्य मादा के योनि में जाता है, तब वीर्य की स्थिति क्रियाशील शुक्राणु अपने पूंछ की सहायता से फैलोपियन नालिका तक पहुंचती है और वहां अंडाणु के साथ संभोग करने में सफल हो जाता है। अगला स्टार क्या है? मादा में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। मादा में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? मादा में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजेन का कार्य अंडाणु का निर्माण करना, मासिक चक्र का प्रारंभ होना, आवाज का भारी होना, स्तन के उभार में बदलाव आना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य गर्भनाल का निर्माण करना। प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है? गर्भनाल का निर्माण करना। दूसरा क्या होता है? भ्रूण के लिए पोषक तत्व का प्राप्त करना। भ्रूण के लिए पोषक तत्व का प्राप्त करना किसका कार्य होता है? प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है। शिशु के विकास के लिए महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावन गर्भवती के समय होता है। शिशु के विकास के लिए महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कब होता है? जब महिला गर्भवती होती है तो इसका स्रावन होता है। अब अगला स्टार है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या होता है रिलैक्सिन हार्मोन? यह हार्मोन गर्भ अवस्था में होने वाली सारी क्रियाओं को संपन्न करता है। रिलैक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन गर्भ अवस्था में होने वाली सारी क्रियाओं को संपन्न करता है तथा शिशु के जन्म के समय इसका स्राव, जब शिशु का जन्म होता है तो इसका स्रावन होता है। काउपर्स ल्यूटिमस, काउपर ल्यूटिमस क्या होता है? यह एक ग्रंथि होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। यह कॉपर ल्यूटिमस एक ग्रंथि होता है जिसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है और यह गर्भाशय के दीवार को मोटा कर देता है। और यह गर्भाशय के दीवार को क्या करता है? मोटा करता है। मासिक चक्र, मासिक चक्र को हम एमसी कहते हैं। एम से मासिक, सी से चक्र, इसे शॉर्ट फॉर्म में आम बोलचाल में एमसी भी कहते हैं। मासिक चक्र कहते हैं कि किशोरावस्था के बाद बालिकाओं के जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। जब किशोरावस्था हो जाता है ना 12 से 14, तो बालिकाओं को जन्म की क्षमता बढ़ जाती है, जनन की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे कि वो माँ बन सकती है। पर उसका होता है कि बच्चा कमजोर होता है, बच्चा कभी कभी डेथ कर जाता है, मर भी जाता है, क्योंकि उनके जो बालिकाएं होती है जो कमजोर होती है उनकी पूरा तरह भरपूर पोषण नहीं हो पाता है और उसकी बॉडी भी कमजोर होता है क्योंकि उसका पूरा बॉडी परिपक्व नहीं हुआ होता है। इसीलिए मासिक चक्र, आइए समझेंगे मासिक चक्र किसे कहते हैं। मासिक चक्र किशोरावस्था के बाद बालिकाओं में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर कुछ अयांत्रिक क्रियाएं घटित होती है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। या जब परिपक्व अंडाणु किसी स्पर्म के साथ नहीं मिलता है तो वह रक्त के रूप में बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र। जब लड़कियों में अंडाणु, जब बालिकाओं के शरीर में परिपक्व अंडाणु रुकता है और वह किसी शुक्राणु से नहीं मिल पाता है तो वह खराब हो जाती है, और खराब होने के बाद जब वह बाहर आ जाता है तो उसी को
जब वो बाहर आता है योनि के रास्ते से होते हुए वो बाहर आता है, योनि से बाहर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। जब जब निषेचित अंडाणु रक्त के रूप में बाहर निकलता है तो उसे ही हम मासिक चक्र कहते हैं। जब रक्त के रूप में निषेचित अंडाणु और निषेचित अंडाणु बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र, एमसी कहते हैं। पीरियड्स, अब उसको थोड़ा डिफरेंट भाषा पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स। यह चक्र 28 दिन का चलता है। यह चक्र कितने दिन तक चलता है, 28 दिन तक चलता है। प्रत्येक 2 दिन इसकी पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक 2 दिन में इसकी पुनरावृत्ति होती जाती है। ये कितने दिन तक चलता है, यह टोटल 28 दिनों तक चलता है और प्रत्येक 2 दिन में इसकी पुनरावृत्ति होती है। किशोरावस्था के बाद यह प्रारंभ होता है, किशोरावस्था के बाद यह प्रारंभ हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। प्रौढ़ावस्था में की अंतिम समय तक चलती है। मासिक चक्र के 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु निकलता है। मासिक चक्र के 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु निकलता है और यह अंडाणु फॉलोपियन नालिका से पहुंचता है। और यह अंडाणु कहाँ पहुंचता है, फॉलोपियन नालिका में पहुंचता है तथा यह फॉलोपियन नालिका में 36 घंटा तक रुकता है। अगर इसके बीच स्पर्म मिलता है तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है। यदि 36 घंटे के बाद मिले तो जाइगोट का निर्माण नहीं कर पाता है। इसको एक बार और समझिए। मासिक चक्र के 14वें दिन परिपक्व अंडाणु निकलता है और यह अंडाणु फॉलोपियन नालिका में पहुंचता है तथा यह फॉलोपियन नालिका में 36 घंटे तक रुकता है। अगर इसके बीच स्पर्म मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। अगर इस 36 घंटे के बाद मिलता है तो इसी में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। अगला टॉपिक है मासिक चक्र 3 से 5